हेलो परिंदों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, अगर आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है तो मैं हूं ना आपके लिए, क्योंकि दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं आज से क्लास 12th के जितने सभी सब्जेक्ट हैं, उन सभी सब्जेक्ट में जितने सभी लेसन हैं, सभी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, आपको लास्ट 30 दिनों के अंदर कराने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ अब मिल जाइए और अपनी तैयारी को आप बेहतरीन बनाइए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 रसायन विज्ञान चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था के जितने सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज मैं इस वीडियो में संपूर्ण लेसन को ख़त्म करने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कांच अतिशीतित द्रव क्यों है। ठीक है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है। तो कांच अतिशीतित द्रव इसलिए है क्योंकि इसमें द्रव के समान बहने का गुण होता है। ठीक है, यह गुण पुरानी इमारतों में देखा जा सकता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि कांच को हम अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें द्रव के समान बहने का गुण होता है। जिस तरह से द्रव जो बहते हैं उसी प्रकार से कांच भी बहता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है दोस्तों, आप पुरानी इमारतों में देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जब आप वहाँ पर देखेंगे जो बहुत समय पहले की इमारत हैं, तो जो कांच लगे हुए थे वो नीचे मोटे हो गए हैं और ऊपर पतले हो गए हैं, इसीलिए हम कांच को अतिशीतित द्रव कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से उसका उत्तर जो है समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ठोसों में, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इस प्रकार के ठोसों में दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और यह आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय में भी पूछ लेता है कि बताइए क्रिस्टलीय ठोस में कैसी व्यवस्था होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है। उदाहरण है दोस्तों, चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका उदाहरण है चांदी, तांबा, सोडियम क्लोराइड आदि। आशा करता हूँ आप इसको भी बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ अब जुड़ जाइए और हमारे साथ आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मात्र 30 दिन या 32 दिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बचे हुए हैं। तो अब आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और अब आपको अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना होगा। तो इसीलिए दोस्तों अब आप उठ जाइए और आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं। इसमें लघुप्रासी व्यवस्था होती है। सिंपल था दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घप्रासी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघुप्रासी व्यवस्था होती है। इसका उदाहरण है रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, बहुलक आदि। ठीक है, लेकिन इसका एग्जाम्पल है चांदी, तांबा, नमक आदि। ठीक है दोस्तों, अब हम चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों, मैं सभी क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी वे में आपको बताने की कोशिश करी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको मैंने ज़्यादा बड़े में ना लिखकर बहुत ही छोटे में लिखा है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आप दोस्तों बहुत ही अच्छे से इसे लिख पाएंगे। ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा जाएगा, यानी कि ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने होते हैं, सभी प्रकार को समझाइए। इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आणविक ठोस। ठीक है, अब पहला हम समझ लेते हैं कि सहसंयोजी ठोस क्या होता है।
दोस्तों केवल 1 2 3 4 लाइनों में मैं आपको जो 5 नंबर का पूछा जाएगा इसको समझा दूंगा। ठीक है, आप ध्यान से समझते रहिए। दोस्तों सहसंयोजी ठोस क्या होता है, तो इनके अवयवी कण परमाणु होते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि सहसंयोजी ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वो कैसे होते हैं, परमाणु होते हैं। उदाहरण के लिए ही हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है, सहसंयोजी ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। ठीक है, ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। उदाहरण के लिए हीरा हो गया और ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, सेकंड टाइप है आयनिक ठोस। इनके अवयवी कण आयन होते हैं। ठीक है, ये इसका नाम क्या है, तो इसका नाम ही है आयनिक ठोस, यानी कि इनके अवयवी कण क्या होते हैं, आयन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ ये धनायन और ऋणायन में टूट सकते हैं। जैसे उदाहरण है NaCl, MgO, CaO। दोस्तों इसे आप आयनों के रूप में तोड़ सकते हैं, Na+Cl। ठीक है, तो ये क्या है, ये टूट जा रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों ये आयनिक ठोस हैं। अगला टाइप दोस्तों धात्विक ठोस। आवर्त सारणी में 80 से ऊपर वाले तत्व धात्विक ठोस होते हैं। ठीक है, जो आवर्त सारणी है उसमें 80 से ऊपर जितने सभी तत्व हैं वो सब क्या है, धात्विक ठोस हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा थर्ड टाइप धात्विक ठोस। फोर्थ टाइप है और लास्ट टाइप है आणविक ठोस। क्या होता है, तो इनके अवयवी कण अणु होते हैं। इसका नाम क्या है, आणविक यानी अणु, इसमें खुद छिपा है अणु। तो आणविक ठोस के अवयवी कण अणु होते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, ग्रेफाइट। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। सहसंयोजी ठोस के अवयवी कण परमाणु होते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, ग्रेफाइट। आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, MgO, CaO। धात्विक ठोस आवर्त सारणी में 80 से ऊपर वाले तत्व धात्विक ठोस होते हैं। उदाहरण के लिए सोना, चांदी, तांबा आदि। आणविक ठोस तो इनकी अवयवी कण अणु होते हैं। उदाहरण के लिए हीरा, ग्रेफाइट। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही सरल शब्दों में आप इसको समझ गए होंगे। तो अब हम चलिए बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 2 लाइन कहना चाहूँगा कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। कि हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। कि दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त। कि दुनिया जीतने का हौसला रख मेरे दोस्त, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, तो एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता है। इसीलिए दोस्तों आपको मेहनत अब करना होगा। अगर आपने अभी तक आपने हार गए हैं, ठीक है, तो एक बार आप फिर से उठ जाइए और एक बार आप फिर से मेहनत कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है संकुलन क्षमता, जिसे हम संकुलन दक्षता भी कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, तो क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का परमाणुओं द्वारा घेरे गए अंश को संकुलन क्षमता कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये जो क्रिस्टल हैं, ठीक है, बोला क्या है, क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान का, यानी दोस्तों ये कोई क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में जितने स्थान हैं, कुल स्थानों में से परमाणुओं ने, मान लीजिए परमाणु ने इतने स्थान को घेर लिया है, तो इतने स्थान को हम क्या बोलते हैं, संकुलन क्षमता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्रिस्टल में मान लीजिए दोस्तों इतने स्थान हैं, ठीक है, इतना जगह है, और इतने जगहों में से परमाणु ने इतने स्थान को घेर लिया, तो इतने ही स्थान को हम क्या बोलेंगे, संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सूत्र हो जाएगा VOQ/V सेल। ये क्या दोस्तों, तो ये क्रिस्टल में उपलब्ध कुल स्थान है बटे परमाणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान है गुणे 100। यही दोस्तों इसका जो सूत्र हो जाएगा। आशा करता हूँ आप बहुत ही इजी वे में इसको समझ गए होंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ध्यान से केवल वीडियो में अंत तक बने रहिए, आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको 80% प्लस यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है बिंदु दोष क्या होता है। ठीक है, दोष जो है दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है और इस बार भी दोष आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा।
ठीक है। दोष अनेकों प्रकार के होते हैं। अभी मैं आपको सभी प्रकार जितने सभी टाइप हैं बताने वाला हूँ। तो अवयवी कणों की अवस्था में विचलन होने से उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। क्या दोस्तों? अवयवी कणों की अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं, ठीक है, जो अवयवी दोस्तों कण होते हैं, उनकी अवस्था में विचलन हो जाने से, विचलन मतलब क्या हुआ, मान लीजिए यहाँ पर जा रहे थे यहाँ पर, और यहाँ से हट के यहाँ चले गए, तो विचलन होने से जो यहाँ पर दोष, जो अशुद्धि आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं बिंदु दोष। ठीक है। अब इसका नाम आप देखिए बिंदु दोष, यानी कि वो उसको इस बिंदु से जाना चाहिए था, ठीक है, वो सीधे जाना चाहिए था और विचलन हो गया इसका, यहाँ चला गया, तो बिंदु का दोष हुआ ना। यहाँ पर अशुद्धि किसकी हुई? बिंदु की हुई, इसीलिए इसे हम बिंदु दोष कहते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, अवयवी कणों की अवस्था में विचलन होने से उत्पन्न अशुद्धि को, उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। दोस्तों यह 3 प्रकार का होता है, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों 2022 का मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, उसमें पूछा गया था। ठीक है, रस समीकरण में तीय और एक होता है आरस समीकरण में तीय दोष क्या होता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर इस तरह से नहीं पूछा था, वहाँ पर इसका एक सेकंड नाम होता है स्टाइक्योमेट्री दोष, और नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष क्या होता है ये पूछ लिया था। बच्चे हैरान हो गए थे कि ये कौन सा दोष होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हैरान परेशान नहीं होना है। तो दोस्तों आप चाहे रस समीकरण मितीय दोष कहिए या स्टाइक्योमेट्री दोष कहिए, अब हम जान लेते हैं आखिर यह होता क्या है। ऐसा दोष जिसमें दोष के पहले एवं बाद में अनुपात समान हो रहता है। ठीक है, यानी कि रस समीकरण मितीय दोष ऐसा दोष होता है जिसमें अशुद्धि होने से पहले, यानी कि दोष आने से पहले और बाद में जो अनुपात होगा वो समान होगा। ठीक है, दोष उसमें नहीं है फिर भी अनुपात वही होगा, और दोष उसमें अगर हो जाता है, अशुद्धि हो जाती है, फिर भी हम वहाँ पर अनुपात क्या होगा, समान होगा, तो उसी को हम रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आप बहुत ही सरल शब्दों में से समझ गए होंगे। अगला दोस्तों आरस समीकरण मितीय दोष या नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष, तो यह धनायन एवं ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होता है। दोस्तों यदि धनायन एवं ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होता है तो उसे हम आरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा दोष जिसमें दोष के पहले एवं बाद में जो अनुपात है वो समान रहता है, तो उसे हम रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। और यदि धनायन एवं ऋणायन का अनुपात बराबर नहीं होता है तो उसे हम आरस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है, आप सिंपल से याद रखिए कि रस में क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और उसका नाम आरस आ गया तो आरस में उल्टा हो जाएगा आसक्त। ठीक है, तो जहाँ आ लग जाता है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, तो यहाँ आ लग गया तो यहाँ पर अनुपात जो है वो बराबर नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं इसके तीसरे प्रकार पर, जो है दोस्तों अशुद्धता दोष। ठीक है दोस्तों, तो किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर, यानी कि कोई क्या है, आयनिक ठोस है, उसमें धनायन और ऋणायन दोनों हैं। ठीक है, तो किसी आयनिक ठोस में, आयनिक ठोस क्या होते हैं, 2 टाइप होते हैं। कौन कौन? आयन 2 प्रकार के होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो किसी धनायन और ऋणायनिक ठोस में, जैसे मान लीजिए NaCl, ठीक है, इससे आप Na प्लस में तोड़ लेंगे, Cl माइनस में। तो किसी आयनिक ठोस में अशुद्धि मिलाकर, यानी कि दोस्तों कोई क्या है, आयनिक ठोस है, उसमें आप अशुद्धि मिला देंगे और उसे गर्म करने पर यदि उसके क्रिस्टल जालक में अन्य प्रकार के परमाणु अथवा आयन आ जाते हैं तो उसे अशुद्धता दोष कहते हैं। यानी कि दोस्तों कोई आयनिक ठोस है और उसमें आप क्या करिए, कोई अशुद्धि मिला दीजिए और मिलाने के बाद में आप उसे गर्म करिए। गर्म करने के बाद में अगर उसमें कोई दूसरा परमाणु अथवा आयन आ जाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अशुद्धता दोष कहते हैं। अब इसे आप याद कैसे रखेंगे? ठीक है, तो याद करने का तरीका दोस्तों कि जब कोई आयनिक ठोस है उसमें हम क्या करेंगे, अशुद्धि मिला देंगे। तो अगर अशुद्धि मिलाएंगे तब तो वो अशुद्धता दोष नहीं है,
लेकिन मिलाने के बाद में अगर कोई परमाणु आ गया या कोई आयन आ गया तो उसी को हम अशुद्धता दोष कहते हैं। दोस्तों या एक तो थे लेकिन यहाँ पर दूसरा कोई आ गया, तो जब कोई दूसरा आएगा तो वहाँ क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा वो, तो अशुद्ध से अशुद्धता दोष। आशा करता हूँ दोस्तों आप बिंदु दोष के तीनों प्रकार को बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम चलिए बात कर लेते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों 2 लाइन कहना चाहूँगा आपके लिए कि वो डीपी दिखाकर चाहेगी दिल लूटना तुम्हारा, कि वो डीपी दिखाकर चाहेगी दिल लूटना तुम्हारा, लेकिन मेरे दोस्त तुम आधार कार्ड पे टिके रहना, आधार कार्ड पे टिके रहना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला हेडिंग है रस समीकरण मितीय के प्रकार। ठीक है, इसके कितने प्रकार होते हैं अब हम यही जानने वाले हैं, और इसको भी मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और सरल शब्दों में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला दोष है साटकी दोष, सटक गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सटक जाएगा। ठीक है, तो ऐसा दोष जिसमें धनायन व ऋणायन समान संख्या में लुप्त होते हैं। ठीक है, यानी साटकी दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें धनायन पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होते हैं, समान संख्या में गायब हो जाते हैं, सटक जाते हैं, उसी को हम साटकी दोष कहते हैं। अब आप इसे याद कैसे रखेंगे दोस्तों, तो साटकी से सटक, साटकी दोष में क्या होता है, साटकी दोष में प्लस और माइनस क्या होते हैं, समान संख्या में सटक जाते हैं, गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो जहाँ पर लुप्त होंगे, जहाँ पर सटकेंगे, वहाँ पर साटकी दोष होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, इसकी खोज 1930 ईस्वी में साटकी नामक विज्ञानी ने करी थी। ठीक है, साटकी खोज किसने करी, साटकी ने करी थी सन 1930 में। उदाहरण है NaCl, KCl, C3Br। ठीक है दोस्तों, क्या है C3Br, ये C3 शायद ना होगा, यहाँ पर AgBr होगा। ठीक है दोस्तों, AgBr ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है AgBr। ठीक है, पूछ लेगा कि बताइए AgBr निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, साटकी दोष, रिक्तिका दोष, फ्रैंकल दोष, कुछ भी ऐसे दे देगा आपको और दोष दोष कराएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं क्योंकि चित्र भी पूछ लेता है। तो दोस्तों ये रहा पॉजिटिव निगेटिव, प्लस माइनस, ये आपका यहाँ पर 2 है छपा हुआ है। ठीक है, और इसका डेफिनेशन क्या है कि धनायन और ऋणायन समान संख्या में लुप्त होते हैं, सटक जाएंगे। तो ये मान लीजिए कोई पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो दोनों क्या होंगी, अगर ये एक ये जाएगा, एक प्लस वाला जाएगा, तो एक माइनस वाला जाएगा, तो दोनों यहाँ से सटक जाएंगे। ठीक है, तो यही क्या होता है दोस्तों, तो यही होता है साटकी दोष। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर धनायन और ऋणायन समान संख्या में गायब हुए हैं। ठीक है, एक प्लस गायब होगा तो एक माइनस वाला गायब होगा, तो इसका घनत्व क्या होता है, इसका जो डेंसिटी है वो क्या होती है, समान रहती है। क्यों समान रहती है, क्योंकि एक प्लस वाला गया है, एक माइनस वाला गया है, दोनों ने बराबर कर दिया। ठीक है, अगला दोस्तों यहाँ पर दोष है रिक्तिका दोष। क्या है, रिक्तिका दोष क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें अवयवी कण अपना स्थान छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, उन्हीं को हम रिक्तिका दोष कहते हैं। अब आप इसे कैसे याद रखेंगे, रिक्तिका, आपने दोस्तों जब आप 1 में थे तो आप पढ़े होंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, रिक्त मतलब खाली, तो इसका नाम है रिक्तिका, यानी कि रिक्त यानी कि खाली। तो ये क्या हो जाएंगे, ये अपने स्थान को छोड़ जाएंगे, और जब अपने स्थान को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे खाली स्थान हो जाएगा। तो यही होता है रिक्तिका दोष। ठीक है, ये दोष ऐसे दोष होते हैं जो अपने स्थान को छोड़कर वहाँ पर क्या बना देते हैं, वहाँ पर रिक्त स्थान बना देते हैं, वहाँ पर खाली स्थान बना देते हैं। तो आशा करता हूँ आप इसको भी दोस्तों इसके नाम से, जो इसका नाम है, इसके नाम से इसके काम को आप समझ गए होंगे। ठीक है, उदाहरण के दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर ये जो हैं, ये क्रिस्टल जालक में आयन जो है कण भरे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो कण है, नाम से आप निकालिए, जो कण है ये क्या हो जाएंगे, अपना स्थान छोड़ के निकलेंगे, तो एक स्थान ये, एक स्थान ये छोड़ के क्या हो गए, भाग गए यहाँ से, और जब भागेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे खाली स्थान बन जाएगा, यहाँ पर रिक्त स्थान बन जाएगा, इसीलिए इसे हम रिक्तिका दोष कहते हैं। दोस्तों ये केवल मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं, सटकता नहीं है, कोई रिक्त स्थान की पूर्ति उड़ती यहाँ नहीं होती है। ठीक है,
केवल मैं आपको याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण है दोस्तों AGBR ZNS AGCl। क्या दोस्तों? AGBR ZNS AGCl। अब आप बताइए इसका घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? तो आप खुद बताएंगे इसका घनत्व घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि यहाँ पर भैया दो थे और दोनों जब भाग गए तो बताइए बढ़ेगा घटेगा? अगर कोई आता तो बढ़ जाता, लेकिन वो निकल गया बेचारा तो घटेगा, तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा? घट जाएगा भैया, ठीक है। अब दोस्तों ये रहा सेकंड दोस्त। अब हम चले बात कर लेते हैं थर्ड दोस्त की तरफ। सॉरी दोस्तों, थर्ड जो है दोस्त है फ्रैंकल दोस्त। फ्रैंकल माइंड का है वो, फ्रैंक माइंड का, ठीक है। फ्रैंकल दोस्त अपना स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है दोस्तों। जो फ्रैंक लोग होते हैं, क्या होते हैं, जो जो फ्रैंक माइंड के होते हैं, ठीक है, वो अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशी, वो कहाँ चले जाएंगे? वो काशी में पहुंच जाएंगे। फ्रैंक माइंड के हम मस्ती करते करते जहाँ पहुंच जाएं। तो ये ऐसा दोष होता है जिसमें अपना स्थान छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? अंतराकाशी स्थान पर, मतलब लौट के फिर यहीं आएंगे, लेकिन ये कहाँ जाएंगे? काशी चले जाएंगे। आप ऐसे याद रखिएगा कि जो फ्रैंक माइंड के होते हैं, ठीक है, वो अपना स्थान छोड़कर कहाँ जाते हैं? काशी चले जाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर ये कोई क्या है? अवयवी कण है। ये अपने स्थान को छोड़ के कहाँ जाएगी? ये आ गया काशी में आ गया, ठीक है। यहाँ दर्शन करेगा और फिर यहाँ आ जाएगा। तो यही होता है फ्रैंकल दोष। अब आप बताइए क्या इसका घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा कि नो चेंज होगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो आप खुद बोलेंगे इसके घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि भैया ये यहाँ से निकला था और निकलने के बाद में ये अंतराकाशी स्थान इसी में रह गया। अगर बाहर जाता तो कम होता, कोई निकल के आता तो ज़्यादा होता, लेकिन ये तो भैया इसी में है ना, तो इसी में है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर फोर्थ दोस्त है अंतराकाशी दोस्त। वहाँ पर एक फ्रेंड माइंड का लड़का था, ठीक है, वो अपने स्थान को छोड़ के कहाँ चला गया था? काशी चला गया था। वो काशी गया था, लेकिन यहाँ पर बेचारे की हालत जो है वो खुद काशी बन गया। ये तो नाम क्या है? अंतराकाशी दोष। तो जब कोई अवयवी कण अंतराकाशी स्थान से चला आता है, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों कोई अवयवी कण है ये, और ये कहाँ से? अंतराकाशी स्थान से यहाँ अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो वही होता है अंतराकाशी दोष। सिंपल सा आप याद रखिएगा। इसमें अंतराकाशी दोष में कोई कण अंतराकाशी स्थान से आता है तो इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। आएगा तो बढ़ेगा, जाएगा तो घटेगा, ठीक है। और कहीं नहीं जाएगा, उसी में गुट्टी मार लेगा, तो नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों बस ये लेसन जो है समाप्त होने की कगार पर है। बस यही केवल इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों एक दोष और है आरस समीकरण वित्तीय दोष का, धातु आधिक्य दोष क्या होता है, ठीक है। धातु आधिक्य दोष किसे कहते हैं? इसमें कुछ ऋणायन अपने सतह को छोड़ देते हैं जिससे धनायनों की संख्या बढ़ जाती है। देखो इसमें कुछ ऋणायन होंगे, वो क्या करेंगे? अपने स्थान को छोड़ देंगे। भैया यहाँ पर 5 पॉजिटिव है, मान लीजिए 3 पॉजिटिव है और 3 निगेटिव है, ठीक है। अब कोई ऋणायन यहाँ से हट गया, मिटा दे रहे हैं, तो बताए धनायन की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। अरे यहाँ पर 1 2 3 है लाला, और यहाँ पर 1 2 है, यहाँ पर 2 बाबू हैं और यहाँ पर 3 है। तो क्या होगा? जब कोई या जब कुछ ऋणायन अपने स्थान को छोड़ देते हैं जिससे धनायनों की संख्या बढ़ जाती है, उदासीनता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान ग्रहण करते हैं। इनको बेचारे को पता है एक तो भाग गया है, ठीक है, और इसकी संख्या हो गई कम, इसकी ज़्यादा हो गई, लेकिन अपना लाज बचाना है, तो लाज बचाने के लिए ये क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ये जो खाली स्थान है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर भर जाते हैं इसे, और अपने इलाज को ये बचा लेते हैं। आशा करता हूँ आप धातु आधिक्य दोष को भी बहुत ही अच्छे से मज़े मज़े में समझ गए होंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बस केवल इतना पढ़ना है, उसके बाद में चैप्टर द एंड हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एफ केंद्र क्या होता है? क्या दोस्तों? एफ केंद्र क्रिस्टल जालक में
ऋणायनों द्वारा उत्पन्न रिक्त स्थान को जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। आप समझिएगा, क्रिस्टल जालक में ऋणायनों के द्वारा, जो क्रिस्टल जालक होते हैं उसमें ऋणायन क्या होता है, गायब हो जाता है। अभी मैंने बताया वो गायब हो गया था। तो ऋणायनों द्वारा जो, अब मान लीजिए यहाँ पर कोई ऋणायन है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये चला जाएगा, यहाँ स्थान खाली हो जाएगा। तो वही लिखा है, उत्पन्न रिक्त स्थान को जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। अब ये जो स्थान खाली हुआ है, ये अपने लाज को बचाने के लिए क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन को इसे भर लेगा, इलेक्ट्रॉन भर लेगा, तो इसका लाज क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं जिसे हम यफ केंद्र कहते हैं। काम क्या होता है, तो ये क्रिस्टल को रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर से देखिएगा, क्रिस्टल जालक में ऋणायनों के द्वारा, जो ऋणायन छोड़ के भाग गए थे और वहाँ पर खाली स्थान बन गया था, ठीक है, उसमें आकर इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं और उनके लाज को बचा लेते हैं। काम क्या होता है, ये उसको रंग प्रदान करते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यफ केंद्र भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आप दोस्तों न्यूमेरिकल को लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है दोस्तों, इसका एक ट्रिक भी है, लेकिन मैं आपको यहाँ ट्रिक नहीं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ा लंबा चौड़ा ट्रिक है। आपके लिए इतना आपके योग है, ये इतना आपको याद रखिएगा, 1 2 3 को आप याद रखिएगा और आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। ठीक है, अब एक आएगा SCC, आपके बोर्ड एग्जाम में केवल ऐसे दे देगा SCC, FCC, BCC और इसका फुल रूप ना देगा। ठीक है, तो SCC का संकुलन क्षमता कितना होता है, 52% होता है, समन्वय संख्या 6 होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। ठीक है, FCC का संकुलन क्षमता 74%। ठीक है, FCC, HCP और CCP क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये जिसका उसका होगा, इसका दोनों क्या होते हैं, एकदम मिले रहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या 7 जन्मों का जो बंधन है वो बांध लिया है कि तुम जहाँ रहोगे वहीं मैं रहूँगा। ठीक है, तो FCC, HCP और CCP की संकुलन क्षमता 74% समन्वय संख्या 12 और परमाणु संख्या 4 होती है। बचा BCC बेचारा। ठीक है, BCC से बेचारा 68% संकुलन क्षमता, 68% समन्वय संख्या 8 और परमाणु संख्या 2 होती है। दोस्तों इसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल को लगाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ठीक है दोस्तों, और ये रहा जो 30 डेज का प्रथम डेज, और लेसन नंबर फर्स्ट ख़त्म हो चुका है। जो बचे हुए हैं न्यूमेरिकल बचे हैं, उसको मैं दोस्तों एक वीडियो में 5-10 मिनट की वीडियो में बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपनी तैयारी को 13 डेज में करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।